हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय गेट वीडियो लेक्चर्स। तो हमारा पहला चैप्टर सब्जेक्ट चल रहा है सोम, जिसका पहला चैप्टर है स्ट्रेस स्ट्रेन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ रहे हैं हम। ओके। और इसके मैंने 2 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं, 1.1 1.2। वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं मेरी, वही 2 वीडियो आ चुकी हैं। और ये चल रही है वीडियो 1.3, लेक्चर 1.3। इसके बाद एक और मैं वीडियो सीरीज़ बनाऊँगा, उसकी क्या होगा टॉपिक, क्वेश्चन एंड आंसर। किस पे? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे। ओके। तो ये हमारे 4 वीडियो लेक्चर बनेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन की। ओके। तो और जो भी ये सब करवा रहा हूँ उसके मैंने नोट्स बना दिए हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन के नोट्स आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था लास्ट? स्टेडी स्ट्रेन टेंसर, ये हमने पढ़ लिया था। ओके। तो उसके कंटिन्यू करते हैं आगे। आज पढ़ेंगे पहला टॉपिक, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है, ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो सपोज़ एक इलास्टिक बॉडी है जिस पे हमने टेंसाइल लोड लगाया P। हमने पॉइंट कंसीडर करा P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z। अब जब हमने टेंसाइल लोड लगाएंगे तो स्ट्रेच होएगा तो ये पॉइंट P यहाँ से जाके Q पॉइंट पे चले गया। सपोज नया पॉइंट बन गया Q, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई, इसको हम किसी की टर्म में लिख सकते हैं। कैसे? चेंज इन लेंथ हुई है या डिस्प्लेसमेंट जो हुई, u/v/w इस वेक्टर के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, u/v/w क्या हुआ? ये है चेंज इन लेंथ इन x y एंड z डायरेक्शन। ठीक है, इन डायरेक्शन में चेंज इन लेंथ है। तो इनके अब कोई फॉर्मूले हैं किसके? नॉर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला और शीयर स्ट्रेन का फॉर्मूला। नॉर्मल स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला है? एप्सिलॉन एक्स इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वैसे ही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू वी डब्लू। ओके, ये है नॉर्मल स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला। और जो शीयर स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला है, सपोज एक्स वाई में निकाल रहे हैं प्लेन, तो 5xy विच इज़ इक्वल टू 5yx क्या हो जाएगा? del u बाय del y प्लस del v बाय del x। ये कैसे आया फॉर्मूला भी याद करने का फॉर्मूला मैं बता दूंगा तरीका। ओके। वैसे ही y z जो कि zy के इक्वल होगा del v बाय del z प्लस del w बाय del y। ठीक है, 5xz इक्वल टू del w बाय del x del u बाय del z। तो तरीका क्या है याद करने का? इसको याद करने का तरीका देखिए, एक्स वाई जेड लिखिए, u v w लिखिए। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करना, ऊपर जाना है डायगनली। एरो बना दिया तो ये हमारे पे पहला आ गया। देखिए 5xy जो कि इक्वल होगा 5yx के, क्या हो जाएगा? del u, नीचे वाला सबसे ऊपर लिखना है, पहले लिखना है del u बाय, एरो कहाँ जा रहा है? y पे, del y प्लस del v, ये v, del v बाय del x। सिमिलरली वाई जेड के लिए, अगले वाले के लिए क्या करेंगे? अगले वाले के लिए क्या कर देंगे? ये एरो ये लगा देंगे ऐसे, नीचे से ऊपर जाना है तो यहाँ से यहाँ गए del v बाय del z प्लस del w बाय del y। थर्ड वाले के लिए क्या करना है? इधर से इधर और इधर से इधर। ठीक है, यहाँ से ये याद करने का तरीका। अब देखिए u v w जो हमें कैसे दिए होंगे क्वेश्चन में, u v w ऐसे दिए होंगे 3x
प्लस 5y यूनिट्स, ऐसे यूनिट, एक यूनिट कितने यूनिट, यू वी डब्ल्यू, तो रिलेशन एक्स वाई के टर्म में होगा यू वी डब्ल्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखिए, हमने एक चीज़ पिछली क्लास में जो मिस करी, थोड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए ग्राफ है किसके बीच में, सिग्मा एप्सिलन, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व हैं। तो अगर ये ऐसे बनाया, स्ट्रेस है यहाँ पे, यहाँ स्ट्रेन है, ये क्या है, लीनियर इलास्टिक बॉडी हो गई। ये क्या हो गई, लीनियर इलास्टिक बॉडी हो गई। ये क्या हो गई, नॉन लीनियर इलास्टिक, नॉन लीनियर इलास्टिक। ये क्या है, इलास्टो प्लास्टिक, इलास्टो प्लास्टिक। सब में स्ट्रेस स्ट्रेन डाल दीजिएगा, ठीक है। मतलब इस इलास्टो प्लास्टिक है, ये तो सब समझ आ रहा होगा। नॉन लीनियर इलास्टिक की मतलब कि इलास्टिक लिमिट तक हमने जब खींच, इलास्टिक पॉइंट तक जब हमने खींचा तो वो डायरेक्ट पोजिशन ला रहा है। यहाँ पे कैसा आ रहा है, कर्व आ रहा है, मतलब नॉन लीनियर आ रहा है। यहाँ पे क्या है, इलास्टो प्लास्टिक में अप टू इलास्टिक पॉइंट तो ये डायरेक्ट पोजिशन ला रहा है, मतलब कि वो वैलिड रहेगा हुक्स लॉ। उसके बाद हम खींच रहे हैं, स्ट्रेन आ रहा है, तो बिना स्ट्रेस के स्ट्रेन आ रहा है, मतलब प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रही बॉडी। ओके, इसके बाद आता है इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। ओके, स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है। स्ट्रेन हार्डनिंग बताई थी मैंने, क्या होती है स्ट्रेन हार्डनिंग, जब हमने लोड इंक्रीज़ किया, ठीक है, तो क्या होता है कि एटम अपने आप को एडजस्ट इस हिसाब से कर लेते हैं कि स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेन तो बढ़ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, ज़्यादा लोड अप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि अपने एटम अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, लास्ट स्ट्रेन हार्डनिंग। इसके बाद आता है आइडियली रिजिड, आइडियली रिजिड, ये क्या हो गया, आइडियली प्लास्टिक फ्लूइड, आइडियली फ्लूइड। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक था, आगे बढ़ते हैं। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है भाई, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, स्ट्रेन के, अंडर द इफेक्ट ऑफ यूनी एक्सियल लोडिंग या फिर शीयर लोडिंग। मतलब कि स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये पता ही है सबको आपको। तो ये दोनों क्या है, हुक्स लॉ अप्लाई होते हैं। लेकिन हुक्स लॉ कब होता है, एजम्पशन क्या है हुक्स लॉ की, हमने 3 एजम्पशन पढ़नी है। क्या है, फर्स्ट की जो मटेरियल है, मटेरियल इज़, वो क्या है, इलास्टिक है। सेकंड, मटेरियल जो है वो आइसोट्रॉपिक है। थर्ड, ये एजम्पशन मानी हमने, वो क्या है, होमोजीनस है। तो इसको मैं बता देता हूँ ये होते क्या क्या हैं, ठीक है, अगले पेज में बता देते हैं। पहला लिखें, होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनस property is constant in entire volume in a particular direction only। मतलब कि एक बॉडी है, ये 0.1, 0.2, 0.3, कहीं पे भी लीजिए, पूरे एंटायर वॉल्यूम में कहीं पे भी पॉइंट, कोई से पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो उसकी एक डायरेक्शन, सपोज ये डायरेक्शन एक्स ले लिया हमने, तो
वहाँ पे सारी जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, हर एक डायरेक्शन में कांस्टेंट होगी, सेम होगी, ठीक है। मतलब कि जैसे सपोज डेंसिटी एक ले लेता हूँ मैं प्रॉपर्टी, तो एक्स डायरेक्शन में 0.1 पे भी सेम रहेगी, 0.2 पे भी एक्स डायरेक्शन में डेंसिटी सेम रहेगी, 0.3 पे भी सेम रहेगी। ये होता है होमोजीनियस। इसके बाद है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक क्या है? प्रॉपर्टी इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ओनली। ये तो क्या था, हर कहीं पे भी किसी पूरे वॉल्यूम में कहीं पे भी पॉइंट ले लो और एक डायरेक्शन ले लो, ठीक है, एक डायरेक्शन पे वो सारी वैल्यू प्रॉपर्टी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। आइसोट्रोपिक में क्या है, सपोज ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो ये 0.1 लिया हमने, 0.1 पे ये डायरेक्शन होगी, ये कोई सी भी, ठीक है। तो इसमें डेंसिटी सपोज ले रहे हैं तो 1 पॉइंट, तो इन एक्स डायरेक्शन ये क्या होंगे, सब ये इक्वल होंगे तीनों, ठीक है। तीनों चारों जो भी सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या है, सेम है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी इज कॉन्स्टेंट इन एंटायर वॉल्यूम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट रहेगी। एलोट्रॉपिक या फिर एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक का उल्टा जिसे क्या कहते हैं हम, एलोट्रॉपिक कहते हैं। ट्रॉपिक, इसमें क्या है, properties are different in all direction at a point। कोई सी भी डायरेक्शन ले लो, ये वहाँ पे एक पॉइंट पे ये x होगी, ये y होगी, ये z, और ये क्या होंगे, सब ये इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल। ये यहाँ पे ये क्या थे, इक्वल थे, ठीक है। एट अ पॉइंट डिफरेंट कांस्टेंट। ऑर्थोट्रॉपिक अगला। ऑर्थोट्रॉपिक में क्या है, प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट इन ऑल 3 ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। ऑर्थो आर है, RTHO, ऑर्थोट्रॉपिक, ऑर्थोगोनल, ट्रॉपिक नहीं आता, ऑर्थोगोनल है। इन ऑल ऑर्थोगोनल डायरेक्शन प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन ऑल 3 ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में। यहाँ पे तो किसी भी डायरेक्शन ले लो, एलोट्रॉपिक में किसी डायरेक्शन ले लो, प्रॉपर्टी डिफरेंट आ रही है। यहाँ पे क्या, 3 डायरेक्शन लो, ये जो 90 डिग्री है उसमें प्रॉपर्टी क्या आएंगी, ये एक्स आएगी, ये सारी क्या आएंगी, डिफरेंट। यहाँ पे तो कितनी, ये भी ओके। तो ये सब है। एक चीज़ बता देते हैं, हमने बताया था कि देखिए आइसोट्रॉपिक, जो भी हमारे इलास्टिक मेटल्स होंगे वो सारे क्या होते हैं, इलास्टिक मेटल्स वो क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। मतलब कि प्रॉपर्टी उनकी कांस्टेंट रहेगी इन ऑल डायरेक्शन। कहाँ पे, एक पॉइंट कंसिडर करो, कोई सी भी डायरेक्शन ले लो, वहाँ पे सारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ओके। इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स, ये क्या है, टोटल इलास्टिक कांस्टेंट्स कितने होते हैं। देखिए मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 3 बताए थे, आज 4 बताया था। टोटल हमारे पास 4 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, ई, म्यू, जी और के। ये 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट्स। टोटल कितने होते हैं, 4, जो हमें पढ़ते हैं। वैसे तो और जैसे लेंगे, अगर हम ऑर्थोट्रॉपिक ले रहे हैं, ठीक है, या एलोट्रॉपिक ले रहे हैं, तो उनके बढ़ते रहेंगे, इलास्टिक कांस्टेंट और ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन हमें कितने कंसिडर करने हैं, खाली इसके कंसिडर करना है। ऑर्थोट्रॉपिक में तो इन्फिनाइट हो जाते हैं, ऑर्थोट्रॉपिक में इन्फिनाइट इलास्टिक कांस्टेंट्स, ठीक है। तो ये 4 होते हैं मेन
इसमें इंडिपेंडेंट कितने रहते हैं, ये आइसोट्रॉपिक के केस में दो हमारे इंडिपेंडेंट रहते हैं, खाली ये याद रखना आपको, इंडिपेंडेंट इलास्टिक। वो भी कौन कौन से, ई और म्यू। ठीक है, मतलब ये पता होगा तो हमें कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अगला टॉपिक आ रहा है इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट्स जैसे कि बताया क्या क्या हमने पढ़ रखे, ई जी के और बताया म्यू भी है, तो वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ई क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि स्ट्रेस की होती हैं। एक रिलेशन याद रखना, ई बढ़ेगा मतलब कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ रहा है, इलास्टिसिटी बढ़ रहा है मतलब कि डिफ्लेक्शन, इलास्टिसिटी बढ़ रहा है, डिफ्लेक्शन उसमें कम होगी। जिसकी ई ज़्यादा है मतलब मेरा कहने का मतलब कि जिसका ई ज़्यादा है, सपोज एक माइल्ड स्टील है, एक कास्ट आयरन है, तो ई ज़्यादा है माइल्ड स्टील का, तो उसके इसमें डिफ्लेक्शन कम होगी, कम खींचेगा, तो डिफॉर्मेशन कम, तो क्योंकि इसमें क्या लग रही है फिर, स्ट्रेस ज़्यादा लग रही है, मतलब ये याद रखना बस रिलेशन। फिर आता है बल्क मॉडल, शेयर मॉडुलस जी, बताइए क्या होता है आपको। थर्ड बल्क मॉडुलस, यही पढ़ा है हमने, बल्क मॉडुलस, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, बल्क मॉडुलस देखिए, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कब आता है हमारे पिक्चर में, देखिए जब इफ़ ट्राईएक्सियल इक्वल एंड लाइक stress is applied then volumetric strain epsilon v occurs। ठीक है, जब ट्राईएक्सियल मतलब तीनों एक्सिस में इक्वल मैग्नीट्यूड, लाइक मतलब कि एक जैसे, या तो टेंशन हो या कंप्रेशन हो। ठीक है, सपोज कि हमारा ये बॉडी है, तो ये ऐसा ऐसा लग रहा है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सेम मैग्नीट्यूड का तीनों डायरेक्शन में, सिग्मा सिग्मा। ओके, तो फॉर्मूला पता है हमें, सिग्मा इक्वल टू के एप्सिलॉन वी, के क्या हो जाएगा बल्क मॉडुलस, सिग्मा बाय एप्सिलॉन वी, या फिर सिग्मा बाय डेल वी बाय वी। ये पढ़ चुके हम, यही मैंने बताया था कि एफएम में भी यूज़ होता है बल्क मॉडुलस, वहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला माइनस पी सिग्मा, क्योंकि प्रेशर अपोजिट होता है स्ट्रेस के अपोजिट डायरेक्शन में, और डेल वी बाई वी। ठीक है, यही वहीं पढ़ते हैं, ये डेल वी बाई वी वहाँ पे डेल रो बाय रो भी लिख सकते हैं। ठीक है, सब वो वहाँ पढ़ेंगे एफएम में। आगे बढ़ते हैं, इसमें केस देख लीजिए एक, कि सपोज मटेरियल हमने लिया कैसा, कंप्रेसिबल मटेरियल ले लिया हमने, मतलब कि डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, डेंसिटी कांस्टेंट, डेंसिटी या फिर वॉल्यूम कांस्टेंट। ओके, तो डेल वी जीरो हो गया, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो के क्या हो गया, सिग्मा बाय जीरो, यानी कि इन्फिनिटी। मतलब कि इनकम्प्रेसिबल मटेरियल में के की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, रबड़, प्योर लिख लीजिएगा, प्योर रबड़। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है फोर्थ हमारे इलास्टिक कांस्टेंट में पॉइसन्स रेशियो। देखिए अभी तक जो हम पढ़ रहे थे सबकी यूनिट थी, इन तीनों जो ई जी के की पढ़ी हमने, सबकी यूनिट क्या थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो स्ट्रेस की होती है। लेकिन जो पॉइसन रेशियो इसकी यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है मतलब। और म्यू क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मूला होता है म्यू लेटरल, म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, म्यू जो भी खेल लीजिए, पॉइसन्स रेशियो लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है पॉइसन्स रेशियो का।
इसकी रेंज होती है, चलिए अभी बताता हूँ, रेंज होती है -1 to म्यू की 0.5। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी बार 1-2 नंबर में किसी एंट्री एग्ज़ाम में। ठीक है, केस देखते हैं। केस पहला केस मैं ले रहा हूँ यूनी एक्सियल लोडिंग। यूनी एक्सियल लोडिंग एक ही एक्सेस पे एक ही डायरेक्शन पे लोड लगा रहे हैं जब। ठीक है, सपोज़ ये एल है, ये डी है डेप्थ, ये हाइट है बी। सपोज सिग्मा एक्स ही लग रहा है खाली, स्ट्रेस एक ही यूनी एक्सियल स्ट्रेस। तो यहाँ पे ये एप्सिलन एक्स मतलब कि स्ट्रेन निकालते हैं ना, स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी हम ये मान लीजिए स्ट्रेन क्या है, एक्स डायरेक्शन में देखते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और सिग्मा इक्वल टू ई बाय ई एप्सिलन होता है। तो एप्सिलन क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय ई, यानी कि सिग्मा एक्स बाय ई, ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन फाई डायरेक्शन में जो अगर हम देखेंगे इस केस में वाई डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन की वैल्यू इन वाई डायरेक्शन। अब देखिए म्यू क्या होता है, म्यू इज़ पॉइजन्स रेशियो, वो होता है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेन। यहाँ पे क्या है, ये वाला एक्सेस है, और बाकी वाई और जेड क्या हो जाएगा तुम्हारे लेटरल एक्सेस मान लीजिए। ठीक है, तो लेटरल मतलब कि एक्स और वाई और जेड। तो लेटरल स्ट्रेन मतलब कि सपोज हम निकाल रहे हैं पहले वाई में, तो एप्सिलन वाई अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिस एक्सिस में लगाया हमने, एक्सियल मतलब, तो वो है एप्सिलन एक्स। और देखिए इस एक्स सिग्मा एक्स के कारण क्या हो रहा है, ये टेंसाइल हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, और बाकी जो डायरेक्शन होंगे उसमें क्या होगा, कंप्रेसिव अंदर आएगा, तो इसलिए माइनस आता है। तो यानी कि एप्सिलन वाई क्या हो गया यहाँ से, माइनस ऑफ म्यू एप्सिलन एक्स। तो ये लिखेंगे माइनस म्यू एप्सिलन एक्स, और एप्सिलन एक्स क्या है, सिग्मा एक्स बाय ई। ठीक है, वैसे यही सेम हो जाएगा क्या, एप्सिलन जेड। केस 2, केस 2 है ट्राई एक्सियल लोडिंग। ट्राई एक्सियल लोडिंग, ट्राई एक्सियल लोडिंग। ये हो गया सिग्मा एक्स, यहाँ लग रहा है आपका सिग्मा जेड इस डायरेक्शन में, सिग्मा जेड और सिग्मा वाई। ठीक है, ओके। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, चलिए आगे अगले उसमें बता देता हूँ। ठीक है, ट्राई एक्सियल लोडिंग देख रहे थे। ट्राई एक्सियल लोडिंग हम स्ट्रेन निकालते हैं, सबसे पहले एप्सिलन एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालते हैं। एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल रहे हैं जब, तो सिग्मा एक्स तो उसी डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स, तो स्ट्रेन क्या आ जाएगा फॉर्मूला, सिग्मा एक्स बाय ई इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, सिग्मा एक्स बाई। अब देखिए, अब वाई वाले स्ट्रेस को देखते हैं। वाई वाले स्ट्रेस जब हम टेंसाइल है, तो ये एक्स में क्या हो रहा है, कंप्रेसिव, तो माइनस म्यू। ठीक है, माइनस म्यू, और क्या आ जाएगा, लोड स्ट्रेस कौन सा है, वाई, सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई बाय ई डायरेक्ट। ओके, अब जेड में देखिए टेंसाइल है, तो उसके कारण भी क्या हो रहा है, एक्स में कंप्रेशन, तो माइनस म्यू सिग्मा जेड बाय ई इन वाई डायरेक्शन। अब वाई में देखते हैं, एप्सिलन वाई इज इक्वल टू, तो पहले तो वाई का लिख लीजिए। वाई में वाई वाले जो स्ट्रेस लग रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, टेंसाइल, तो सिग्मा वाई बाय ई। ठीक है, अब देखिए एक्स के कारण वाई में क्या हो रहा है, कंप्रेशन, नीचे हो रहा है कंप्रेशन, तो माइनस म्यू डालिए, और किसका स्ट्रेस कौन सा ले रहे हैं, सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स बाई ई डायरेक्ट, ऐसे याद रखना। ठीक है, आपको माइनस म्यू वही कर देंगे सिग्मा जेड बाई ई, ऐसे ही आएगा। ऐसे ही सिमिलरली सिग्मा जेड का निकाल देंगे। ठीक है, वो आप कर लीजिएगा।
अब मैं एक और केस ले लेता हूँ इसी के अंदर ट्राई एक्सियल में ही। सपोज एग्जाम्पल इसे हटा देता हूँ। एग्जाम्पल ये ले लिया मैंने कंप्रेसिव सिग्मा एक्स में सपोज कंप्रेसिव, यहाँ सिग्मा वाई में कंप्रेसिव, सपोज एक में टेंजाइल ले लेते हैं सिग्मा जेड। तो अब सबसे आप निकालिए इसमें, इस केस में क्या हो जाएगा, इन एक्स डायरेक्शन एप्सिलन एक्स क्या हो जाएगा इन एक्स डायरेक्शन। एक्स में क्या हो रहा है माइनस सिग्मा एक्स के कारण, तो माइनस सिग्मा एक्स बाई ई। अब एक्स डायरेक्शन में क्या वाई के कारण, देखिए वाई के कारण कंप्रेस हो रहा है तो एक्स एक्सपेंड हो रहा है, एक्स एक्सपेंड हो रहा है, तो एक्स एक्सपेंड हो रहा है तो क्या आएगा प्लस म्यू सिग्मा वाई बाई किसके कारण सिग्मा वाई, तो वाई बाई ई। अब देखिए सिग्मा जेड में, देखिए सिग्मा जेड क्या हो रहा है टेंजाइल हो रहा है, तो एक्स में क्या हो रहा है कंप्रेसिव माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। चलिए एक और देख लेते हैं सिग्मा जेड एक्सप्लेन जेड डायरेक्शन में देख लेते हैं इसमें, इन जेड डायरेक्शन एप्सिलॉन जेड में देखिए जेड के कारण तो पॉजिटिव है सिग्मा जेड बाई ई, मतलब टेंजाइल है, और एक्स के कारण देखिए क्या हो रहा है एक्स के कारण भी एक्सपेंड हो रहा है जेड में, तो पॉजिटिव म्यू सिग्मा एक्स बाई ई। वाई के कारण भी देखिए पॉजिटिव रह रहा है, तो वाई के कारण भी आ रहा है आप में एक में पॉजिटिव म्यू सिग्मा वाई बाई ई। ठीक है, ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस हम दो हो गए थे केस थर्ड देखते हैं अब हम। केस थर्ड क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब रिलेशन देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और म्यू में। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखिए मैं बताया था डेल्टा वी क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सब का सम्मेशन हो जाएगा, इन स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई, स्ट्रेन इन जेड। तो अब हम केस कौन सा ले रहे हैं इसमें, ट्राई एक्सियल लोड वाला। ठीक है, ट्राई एक्सियल वाला, ये वाला। ठीक है, सारे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखिए मैंने बताया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो ये क्या होंगे सब सिग्मा 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 इक्वल होंगे, लाइक होंगे, ट्राई एक्सियल होंगे। ठीक है, मतलब कि जब आप अगर इसको मान लेंगे सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, तो हमारा ये केस यही वाला हो गया जो मैंने कर रखा था। ठीक है, डिराइव। तो वह जब हम इसको सबको ऐड करेंगे तो हमारे पे वहाँ बनता था सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड 1-2 म्यू अपॉन ई। ठीक है, देख लीजिएगा करके यही आएगा। और हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में इक्वल लाइक और ट्राई एक्सियल होते हैं, तो इक्वल होते हैं सब ये सिग्मा जेड, और वो किसके इक्वल दिखा देंगे सिग्मा के। तो आगे लिखते हैं, तो एप्सिलन वी हमारा क्या हो गया, मतलब कि डेल्टा वी बाई वी क्या हो गया हमारा 3 सिग्मा बाई ई 1-2 म्यू ओके। तो ये रिलेशन आ जाती है हमारे पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और म्यू के बीच में रिलेशन। अब देखिए यहाँ से हम एक इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन पढ़ते थे ना, आगे पढ़ेंगे, उसका एक डेरिवेशन यहीं से हो जाता है। यानी कि देखिए कैसे, ये होता है हमारा एप्सिलन वी क्या है 3 सिग्मा बाई ई 1-2 म्यू अब ई को मैं वहाँ ले गया, ई इक्वल टू 3 सिग्मा बाई क्या हो गया एप्सिलन वी 1-2 म्यू। ओके, तो सिग्मा बाई वी क्या हो गया, देखिए सिग्मा क्या होता है के एप्सिलन वी, तो के क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलन वी 3k 1-2 म्यू। ये हम इलास्टिक कांस्टेंट के रिलेशन में
एक रिलेशन ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। डेरिवेशन याद करनी ही है नहीं आपको, तो इसको आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस ये एक कहीं पे लिख लीजिए बस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। रेंज मैंने आपको बता दी -1 से 0.5। रेंज क्या बता दी थी मैंने आपको, रेंज क्या होती है, माइनस म्यू की, इसकी म्यू की, -1 to 0.5। एग्ज़ाम्पल पहला देखिए, कॉर्क का क्यों इतना होता है, कॉर्क का म्यू होता है 0। मेटल, इलास्टिक मेटल जो भी होंगे उनके क्या होता है, इलास्टिक मेटल। 0.25 से 0.33, 0। थर्ड हमारा रबड़, अगर प्योर रबड़ ले रहे हैं तो उस केस में म्यू कितना होता है, 0.5। अगर फोम ले रहे हैं तो -0.7। ओके, तो ये एग्जांपल है, कुछ लिख लीजिए कहीं पे। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हमारा है, फोर्थ इलास्टिक कांस्टेंट जो हो गया, फोर्थ तो हो ही गया म्यू, ठीक है। ये सब थे इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में। अब एक चीज़ और कहीं पे लिख लीजिए, देखिए हाँ, अगर कंप्रेसिव केस, इसके अंदर कंप्रेसिबल मटेरियल है, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल है, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के केस में हमने क्या बताया था, के क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, के आएगा इन्फिनाइट, और म्यू आएगा तुम्हारा, के अगर इन्फिनाइट हो गया, तो इसको नीचे ले आएंगे तो म्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, 0.5। ठीक है, ये होता है। एक और ले लें, अगर प्योर शेयर का केस मानते हैं हम, प्योर शेयर, सर ये क्या होता है प्योर शेयर, मतलब कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएंगे सारे 0, सिग्मा वाई सिग्मा जेड क्या है 0, खाली क्या हो रहा है, शेयर लग रहा है, शेयर स्ट्रेस लग रहा है खाली, ठीक है। ये टाउ एक्स टाउ वाई जेड वाई एक्स जो भी है, ठीक है, शेयर लग रहा है खाली। तब जब ये शेयर लगता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए डेल वी बाई वी क्या होता था, 3 सिग्मा ये होता है, तो सिग्मा तो क्या हो गया तुम्हारा, ये भी सिग्मा मान लेते हैं, तो सिग्मा क्या हो गया 0, तो ये क्या हो गया 0, मतलब कि वॉल्यूमेट्रिक चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब कि प्योर शेयर के केस में नो वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ओनली शेप चेंज अकर, शेप चेंज होता है खाली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बताता हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे, थिन सिलेंडर वगैरह में भी आएगा, ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट में यूज़ होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सॉलिड सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सॉलिड सिलेंडर्स। अगर सिलेंडर ले रहे हैं, ये रहा सिलेंडर एल डी, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा वी एप्सिलॉन वी इक्वल डेल्टा वी बाई वी, यानी कि स्ट्रेन इन एक्स, स्ट्रेन इन वाई, स्ट्रेन इन जेड, डेल वी बाई वी क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी। इसकी डेरिवेशन चाहिए क्या आपको, चलिए बता देता हूँ, एक क्या बता देता हूँ आपको। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ पाई आर स्क्वायर एल, या फिर पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एल। ओके, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेल्टा वी, डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बार डी को कांस्टेंट, एक बार एल को कांस्टेंट, तो 2 पाई डी, ठीक है, एल को कांस्टेंट मान लिया, डेल्टा डी बाई 4 प्लस, अब डी को कांस्टेंट मानते हैं अगर, तो पाई डी स्क्वायर बार चेंज इन लेंथ 4। अब यहाँ से देखिए वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। अब डेल्टा वी डिवाइड करते हैं दोनों साइड, वी से जो ये वॉल्यूम है इससे डिवाइड कर दीजिए,
यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा डेल एल, इसमें जो आएगा डेल एल बाई एल, यहाँ से आएगा डेल एल बाई एल, यहाँ से बचेगा 2 डेल्टा डी बाई डी। देख लीजिए करके क्या करना है, इसके नीचे वॉल्यूम डाल दीजिए, तो डिवाइड बाई हर जगह वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये था किसमें, सॉलिड सिलेंडर में। अगला देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसमें, इन स्फेयर में क्या है, डी है सपोज डायामीटर इसका, तो डेल्टा वी बाई वी वहाँ क्या हो जाता है 3 टाइम्स डेल डी बाई डी, बस सिंपल। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। कैसे है, ये तो आसानी है, डिराइव भी कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट आते हैं, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। ठीक है, इन सब में रिलेशन क्या आते हैं, 2 ही रिलेशन आपको याद रखने हैं, और दूसरे इंस्टीट्यूट में आप देखेंगे तो 4-5 याद कराते हैं, आपको 2 ही याद रखने हैं। क्या, E इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू, E इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू, बस ये याद रख लीजिए आप। अगर आपको म्यू दिया होगा और जी दिया होगा तो ई निकाल देंगे, म्यू दिया के होगा तो ई निकाल देंगे। ठीक है, इंटर रिलेटेड जो भी दिया होगा सब निकाल सकते हैं, सारे कांस्टेंट निकल जाएंगे 2 वैल्यू से। ठीक है, और कहीं पे नोट में लिख लीजिए किसी इलास्टिक मेटल के लिए, अगर इलास्टिक मटेरियल है तो ई हमेशा ग्रेटर होगा के से, फिर ये ठीक है, ई बड़ा होता है सबसे, तो ऐसे लिख लीजिए कहीं पे। अगला टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक किसका, स्ट्रेस स्ट्रेन का लास्ट टॉपिक, एक्सियल इलोंगेशन ऑफ बार्स। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब तुम्हारी एक्चुअल में स्टार्ट हुई है क्योंकि जो अभी तक पढ़ा था वो तो बेसिक था, थ्योरी टाइप। अब हमारे फॉर्मूलेज और हमारे ठीक है करने का तरीका सोम का स्टार्ट होता है। एक्सियल इलोंगेशन ऑफ बार, इसमें क्या है, इसमें ये जो है ना, ये 1D स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, मतलब यूनी एक्सियल स्ट्रेस कोई अगर जब तब का देख रहे हैं। ठीक है, मतलब कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है या डिफॉर्मेशन हो रही है बॉडी में, वो चेक करेंगे भाई हम। ओके, तो केस 1, इसमें केस बना लेते हैं। सबसे पहले केस देखते हैं, केस 1। केस 1 क्या है, इफेक्ट ऑफ अप्लाइड लोड। इफेक्ट ऑफ अप्लाइड लोड मतलब कितना इलोंगेशन हो रहा है या डिफ्लेक्शन हो रही है मेटेरियल में, वो देखना है। एक लोड लगाया हमने पी, कैसा लोड लगा रहे हैं, ये जो लोड है वो ग्रेजुअली अप्लाइड है, ग्रेजुअली अप्लाइड, या फिर इसको कहेंगे हम स्टैटिक लोड है या ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है। ओके, स्टैटिक लोड। और तरीके कौन से लोड हो सकते हैं, देखिए इसके अलावा हमारे जो लोड होंगे वो सडन लोड होगा एक, ठीक है, सेकंड एक स्टैटिक, सेकंड सडन, और थर्ड होगा हमारा इम्पैक्ट लोड। उसके जो बिहाफ पे जो बनता है टॉपिक वो होता है स्ट्रेन एनर्जी है। तो स्ट्रेन एनर्जी हम बेसिकली निकालते हैं उसमें मटेरियल की। ठीक है, तो हम वो लास्ट में पढ़ेंगे वो स्ट्रेन एनर्जी वाले टॉपिक में। ठीक है, पढ़ाऊँगा वो भी मैं, चिंता मत लीजिए आप। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लोड है, देखिए हम क्या बना रहे हैं, 1D स्ट्रेस लेना है हमें। ये हमने कोई बार ली, ये लोड लगाया P, टेंजाइल लोड। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगी। सपोज ये बढ़ गया इतना, डिफॉर्मेशन इतनी होगी। तो ये जो देखिए कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस क्या होता है हमें पता है, स्ट्रेस इज लोड अपॉन एरिया, या फिर लोड अपॉन एरिया तो होता है, और दूसरा फॉर्मूला क्या, ई एप्सिलॉन। यानी कि स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया विच इज़ इक्वल टू ई एप्सिलॉन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हमें निकालना चेंज इन लेंथ, क्या हो जाएगी चेंज इन लेंथ, PL बाई ए ई। ओके,
तो बस ये दिमाग में बैठा लो ये फॉर्मूला, डिफ्लेक्शन ऑफ बार या एक्सटेंशन या चेंज इन लेंथ ऑफ बार क्या होती है सिंपल लोड में, 1D लोड, PL/AE। ओके, ये होती है। ये कहीं पे लिख लीजिए नोट, वैसे तो मैं लास्ट में आपको पता ही चल जाएगा, फिर भी यहाँ बता देता हूँ। AE/L क्या होता है, एक्सियल स्टिफनेस, ये बस लिख लीजिए, मैं बाद में बताऊँगा होता क्या है। ठीक है, AE होता है एक्सियल रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी। ये बाद में भी मैं एक बार पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आप समझ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस इसके अंदर सब केस बना लीजिए एक। फर्स्ट, कैसा डिफ्लेक्शन ऑफ स्टेप्ड बार। ये तो नॉर्मल एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का बार था, यहाँ पे ए कांस्टेंट था, पी कांस्टेंट था, सब कुछ कांस्टेंट थे। अब सपोज हम कुछ वेरिएशन ले रहे हैं। ठीक है, पहले वेरिएशन में क्या करना है, स्टेप्ड बार लेना, मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता रहेगा। ये सपोज ये है, ये लग रहा है लोड पी, ठीक है ना, ये L1 है, A1, L2, A2, वैसे ही L3, A3। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ क्या होता है, डायरेक्ट मैं बताऊँगा, कुछ फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं करना है यहाँ पे। देखिए जो कांस्टेंट है यहाँ पे ना, उसको बाहर लिख लीजिए। P कांस्टेंट है, मटेरियल एक सेम मटेरियल है E, तो P/E L1/A1 प्लस L2/A2 L3/A3। ठीक है, ये बन गया हमारा यहाँ फॉर्मूला। अगर ये ई भी सबके सब अलग अलग होते सर, तब क्या करते, अगर लोड सेम है तो हमें क्या करना है, E1 भी अंदर आ, E1 E2 ये सब अंदर आ जाते हैं। सेकंड केस, ओके, डिफ्लेक्शन ऑफ सर्कुलर टेपर्ड बार, सर्कुलर टेपर्ड बार, सर्कुलर टेपर्ड बार। लेंथ ये है, बड़ा डायमीटर D1, छोटा डायमीटर D2, लोड लग रहा है सपोज P, ये सर्कुलर है। ठीक है, बेस सर्कुलर टेपर्ड हो रहा है, टेपरिंग हो रही है P। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी लिख लीजिए, डेल्टा चेंज इन लेंथ या डिफ्लेक्शन ऑफ अ टेपर्ड बार क्या होगी, सर्कुलर, PL/A। क्या ये सर्कल है तो एरिया क्या होता है, π/4D²। तो हम मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। अब देखिए D दो हैं तो दोनों लिख दो, D1 D2, एरिया हो गया E, यहाँ पे E आ गया, बस सिंपल। ये आपका डिफ्लेक्शन फॉर्मूला आ गया। इसकी डेरिवेशन मैंने नहीं करवाई है, हमें ज़रूरत भी नहीं है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू में। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड लिख लीजिए, डिफ्लेक्शन ऑफ यूनिफॉर्मली टेपरिंग, अब है रेक्टेंगुलर बार है। ओके, सपोज कि हम पे अब रेक्टेंगुलर बार है। ओके, ये है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला लिख लीजिए डायरेक्ट, PL/, एरिया यहाँ पे नहीं है तो ये एरिया, ये रेक्टेंगल है तो ये होगा, ये और ये।
ठीक है, ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं है कि ये होता है। तो ये देखिए ई लिख लीजिए पहले, पी एल बाई ए, ई ए रचा है, ई आ गया। ए का देखिए क्या करना है हमें, टी इन टू ए बड़ा ए माइनस बी, जो बाकी बचा हुआ है ऐसे ऐसे याद रखो बस, ए माइनस बी एल एन ए बाई बी, एल एन ए बाई बी, जो बड़ा वाला है वो एल एन के ऊपर आता है तभी पॉजिटिव आएगा। तो बस ऐसे याद आ जाएगा कि फॉर्मूले में कौन सा ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सर्कल वाला है, फिर भी ये भी याद कर सकते हैं आप, कभी आ जाए तो, नेवर नो। फोर्थ है आपका डिफ्लेक्शन ऑफ स्क्वायर टेपरिंग बार। ये तो रेक्टेंगुलर था, टेपरिंग बार स्क्वायर मान लेते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे टी और ये बी सेम हो जाएंगे वहाँ पे केस में। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे कैसे बन रहा है देख लीजिए, सपोज़ कि ये D1 है, वहाँ पे ये D2 है, ठीक है, लोड लग रहा है P, और यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। ओके, ये D1। तो चेंज इन लेंथ क्या होता है, एरिया होता है पी एल बाई, चेंज इन लेंथ पी एल, एरिया नहीं होता, पी एल बाई ए ही होता है। एरिया क्या होगा यहाँ पे ले लेंगे हम D1 इंटू D2, सिंपल D1 इंटू D2, ये वाला एरिया, यहाँ पे तो ये वाला एरिया ले सकते हैं क्योंकि ये भी है, इन दोनों से कौन सा लेंगे, तो ये होता है याद करने का तरीका आपका। ठीक है, स्क्वायर का एरिया स्क्वायर होगा ना डायरेक्ट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो भी है, तो ये हो गया D1 D2 अलग लेंगे तो D1 D2, जैसे हमारा टेपर में था सर्कुलर। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ है ये वाला है इम्पोर्टेंट, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपोजिट बार, कंपोजिट बार क्या होता है, ऐसा बार जो कि दो मटेरियल से बना हो, जैसे कि ये बना है दो मटेरियल से, ये अंदर कोई दूसरा मटेरियल है, ये वन है मटेरियल, और बाहर का मटेरियल जो है वो है मटेरियल 2। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये एक रिजिड है, कुछ हमने लगा दी, कैप लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, रिजिड बार लगा दिया, वहाँ पे लोड लगा रहे हैं कॉमन इस पर, तो ये दोनों एक साथ खींचेंगे। सपोज इसका A1 E1 है, इसका A1 एरिया A1 E1 क्या यंग्स मॉडुलस, इसका एरिया A2 E2 क्या यंग्स मॉडुलस। ओके, तो कंपोजिट बार क्या होगा, अ बार इज मेड अप ऑफ 2 और मोर बार ऑफ इक्वल लेंथ, एक लेंथ यहाँ पे सेम होती है दोनों की। ठीक है, लेंथ सेम है, लेंथ बिटवीन ऑफ, ठीक है, लेंथ बट डिफरेंट मटेरियल्स रिजिडली फिक्स्ड विद ईच अदर। रिजिडली फिक्स्ड, रिजिड मतलब क्या होता है कि अगर ये मूवमेंट देंगे, ये नहीं है कि ये बेंड ना हो जाए। रिजिड मतलब क्या होता है, ये रिजिड है मतलब नो बेंडिंग, ऐसा ना हो कि ये बेंड हो जाएगा, रिजिड रहेगा। ठीक है, एंड क्या करते हैं ये सारे जो है एक यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। तो पूरा जगह हम टेंशन दी, एक्सटेंशन करा, तो सारे दोनों ही खींचेंगे। ओके, तो उसमें केस में क्या हो जाता है कि लोड जो है ना, ये लोड P क्या हो जाएगा, देखिए P1 प्लस P2, लोड तो हो जाएगा दोनों का सम, जो फर्स्ट मटेरियल में कितना लोड लग रहा है, सेकंड मटेरियल में हमने लोड इस पे लगाया। अब लेकिन ये जो फर्स्ट मटेरियल है उसका E1 अलग है, इसका E2 अलग है, दोनों के यंग्स मॉडुलस अलग है, तो एक में ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा, एक में कम लोड लगाना पड़ेगा, सेम जब हमें एक्सटेंशन करनी है तो। ठीक है ना, इसलिए दोनों का सम्मेशन करेंगे तो टोटल लोड आ जाएगा। अब टोटल चेंज इन लेंथ देखिए, टोटल चेंज इन लेंथ तो बराबर ही है L1 की भी, जितना ये खींचेगा उतना ही सेकंड मटेरियल, जितना फर्स्ट मटेरियल खींचेगा उतना ही सेकंड मटेरियल खींचेगा, तो टोटल एक्सटेंशन होगी बराबर, डिफ्लेक्शन होगी बराबर।
तो ये दो इक्वेशन से आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, P1 निकालो, P2 निकालो या चेंज इन लेंथ निकालो, ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। तो आप क्या करोगे, देखिए मैंने बोला कि डिफ्लेक्शन सेम है, तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, P डेल L1 सेम है डेल L2 से, यानी कि P1 L तो बराबर सेम है A1 E1, P2 L PL यही होता है ना E2। तो यहाँ से क्या निकाल लिया आपने, P1 A1 E1 A2 E2 P2, ये P1 आ गया। अब P1 को क्या करो, किसमें डाल दो, इस इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट इन 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास, डेल एल आ जाएगा PL बाय, अगर डायरेक्ट याद करना चाहते हैं आप तो PL बाय A1 E1 ऐड करना है दोनों के नीचे। ठीक है, कंपोजिट बार आपको बस समझ आना चाहिए क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला केस देख रहे हैं, केस ये केस 2 है, पूरा अलग ही केस है। इफेक्ट ऑफ सेल्फ वेट, इफेक्ट ऑफ सेल्फ, यहाँ पर आता है यह इफेक्ट ऑफ सेल्फ वेट। क्या है, सेल्फ वेट की वजह से कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। सपोज कि है प्रिज्मेटिक बार, हाँ प्रिज्मेटिक मतलब क्या होता है, प्रिज्मेटिक मतलब कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रहेगा, यूनिफॉर्म एरिया थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म एरिया रहेगा प्रिज्मेटिक मतलब। तो पहला है डिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट। अपने वेट के कारण जो डिफ्लेक्शन होगी, हमने लोड कुछ नहीं लगाया एक्सटर्नल, अपने ही वेट के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन हो रही है। सपोज ये मटेरियल है एल लेंथ का, डेरिवेशन नहीं करवा रहा मैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, जो आपको डिफ्लेक्शन याद रखनी है। क्या है, डिफ्लेक्शन कितनी होगी, जैसे वहाँ होता था PL बाई ए, यहाँ तो वेट आ रहा है तो वेट लोड की जगह W वेट, L बाय ए तो है ही, बस नीचे 2 और ऐड आ जाएगा, ठीक है, 2 हो जाता है नीचे ट्वाइस। लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आए कि रिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, क्या यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेंथ के प्रोपोर्शनल है, आप तो कह दोगे आंसर में, लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्यों, देखिए क्योंकि ये डेरिवेशन कैसा है, ये देखिए डेरिवेशन नहीं करा रहा, बस यहाँ से उल्टा चलेंगे। अब देखिए लोड W क्या होता है, वेट होता है हमारा mg, m क्या होता है, मास, डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, सो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इनटू लेंथ, ये इसका एरिया, यहाँ जो एरिया होगा इनटू लेंथ, ALG, तो ये W आ गया। तो यहाँ डाल दो जरा, डेल L क्या हो गया हमारे पे, डेल L क्या हो गया, रो A L स्क्वायर G अपॉन 2AE, ये A कट गया, बचा गया रो L स्क्वायर G बाई 2E। देख रहे हैं आप कुछ, ये हमारी एक्चुअल रिलेशन होती है, या फॉर्मूला होता है किसका, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला डिफ्लेक्शन का। अगर हमें डायरेक्ट वेट दिया है, बोला है वेट इतना है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या है, WL/2A। अगर डेंसिटी दी है इस मटेरियल की डेंसिटी, ठीक है, और तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एक्चुअल में जब बोलते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं, जब बोलेंगे कि हम डेल L किसके प्रोपोर्शनल है, L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, L स्क्वायर के, ना कि L के। ठीक है, ये नोट में डाल लीजिए, L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन है डेल्टा L, मतलब कि डिफ्लेक्शन, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर के, यहाँ पे डिफ्लेक्शन डायरेक्ट या और यहाँ पे देखिए एरिया है ही नहीं, एरिया कैंसिल हो जा रहा है, तो एरिया के कुछ इंडिपेंडेंट है, इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया,
ओके, सेकंड केस देख लीजिए, लास्ट केस, डिफ्लेक्शन ऑफ कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट। सपोज अब कॉनिकल बार आ गया, यहाँ से ये सर्कुलर है, नीचे एरिया, ठीक है। तो एरिया जो बेस है वो क्या है, पाई कैपिटल आर ले लेते हैं इसे, ये लेंथ एल, तो ये अपना सेल्फ वेट है डब्लू, यहाँ पे सेल्फ वेट क्या है डब्लू। तो यहाँ पे जो होता है डेल्टा एल वो क्या होता है, सेम वही होगा W/L/2A। तो हमें ये पक्का हो गया है, जब भी बोले सेल्फ वेट तो डिफ्लेक्शन की होगी W/L/2A। डब्लू आप उस हिसाब से देख लीजिएगा कि मेटेरियल कैसा है। यहाँ पे कौन है, ठीक है, तो W क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ठीक है, वॉल्यूम इंटू जी। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ इंटू जी, ये आ गया। तो डेल्टा एल हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एल क्या हो जाएगा, देखिए। और एरिया क्या होता है, यहाँ पे एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, रो एल जी, रो एल जी अपॉन, यहाँ पे एल भी है तो एल स्क्वायर अपॉन 6 हो जाएगा नीचे जाके, 6 ई, ए है ना, ए कट गया है, 6E, ये फॉर्मूला बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो ये सेल्फ वेट के 2 केस थे। तो आपको याद क्या रखना है वो मैं बता देता हूँ, जो हमने सारे टॉपिक पढ़े अभी। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। ओके, तो मैं टाइप्स बता रहा हूँ, एक मतलब हमने पढ़ ही लिया है वैसे तो सारा। देखिए पहला, सपोज़ कि ये वाला हमने पढ़ा था, जैसे कि स्टेप्ड बार वाला, ये 1 2 3 ये लोड लगाया हमने, तो यहाँ P सेम, E सेम, सब सेम। तो यहाँ तो P1 क्या होता है, सेम होता है, लोड सेम है ना अभी। और डिफ्लेक्शन जो होती है, डिफ्लेक्शन del(L1), del(L2), del(L3), क्या ये सेम होंगी, डिफ्लेक्शन अलग अलग होंगी। ओके, यहाँ डिफ्लेक्शन अलग होती है, उसमें ही देखा था हमने, राइट। सेकंड केस, एक केस ऐसा था पढ़ लिया हमने। अब सपोज़ कि ये ऐसा है, यहाँ लोड लग रहा है W, ठीक है, W। तो ये रिएक्शन होगी, ये जब ये वाला मतलब कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कंप्रेसिव, फर्स्ट पार्ट टेंशन में है, और तो ये रिएक्शन होगी वॉल पे भी। क्वेश्चन आ सकता है कि वॉल रिएक्शन निकालो, क्वेश्चन आ सकता है कि और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कोई सी रिएक्शन बोल सकता है निकालने के लिए। तो इस केस में देखिए क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए ये रिजिड है, दोनों साइड से आगे जा नहीं सकता, डिफ्लेक्शन इतनी ही है जितना ये है टोटल। तो डिफ्लेक्शन मतलब कि टोटल डिफ्लेक्शन क्या होता है, 0। ओके, क्योंकि डिफ्लेक्शन तो खाली है, तो ये एक टेंशन होगी तो एक दूसरे कंप्रेशन, तो माइनस हो जाएंगे आपस में ही, वो जितना वो बढ़ेगा उतना वो कम होगा। तो del(1), या मतलब कि del(L1) प्लस del(L2) क्या हो जाएंगे, 0। टोटल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन, टोटल डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए ये फर्स्ट हमने लिया, सेकंड। सपोज़ कि पहले में देखिए लोड ऐसे लग रहा है, तो कुछ भी मान सकते हैं आप, हम सपोज मानते हैं कि टेंशन है, पहले में टेंशन है तो ऐसे होता है टेंशन। सपोज इसका नाम दे दिया रिएक्शन R1, ठीक है, R1।
ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं नाम। तो इसको हम मानते हैं कि ये कंप्रेस हो रहा है, एक मान लेते हैं कंप्रेस हो रहा है, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, ये मान लिया हमने R2 से। अब देखिए ये जो फेस है, ये वाला फेस ABC, तो ये जब B है और C है तो ये सेम ही है, एक ही फेस है, और उस पर रोड एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में W। तो R1 इस डायरेक्शन में, R2 भी इस डायरेक्शन में, R1 + R2, और W भी है, तो ये इक्वल किसके हो गए? W के, बराबर किसके हैं? W के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, R1 और R2 निकाल लेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे वो क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में करवाऊँगा। ठीक है, तरीका आप समझ गए होंगे, ऐसे करते हैं। ठीक है, अब सपोज़ कि हम लेते कंपोजिट वाला। कंपोजिट में क्या होता है? कंपोजिट ऐसा होता है, कंपोजिट ऐसा भी हो सकता है, ये फर्स्ट मटेरियल सेकंड मटेरियल रिजिड मटेरियल से दोनों अटैच हैं, तो बिहेव करेंगे जैसे एक ही बॉडी है। पी यहाँ लोड लगाया, अलग अलग मटेरियल है। ठीक है, तो लोड के बताया था मैंने, ऐड होंगे P1 + P2 टोटल लोड। डिफ्लेक्शन से क्या हो जाएगा? सेम डेल्टा। इसका हम अगर हॉरिजॉन्टल में बनाए इसको, सपोज ये लीजिए ऐसा हो गया, यहाँ कुछ रिजिड लगा दिया हमने, कैप रिजिड कैप लगा दी, कुछ भी लगा दिया, P। ठीक है, दोनों साइड से हमने खींचा, फर्स्ट सेकंड, ये रिजिड कैप है, रिजिड है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसका भी वही है, एक ये वाला ले लीजिए सिर्फ इस, तो यहाँ पे P1 ऐड कर रहा है या P2 लोड लग रहा है, P वही है, P = P1 + P2। ठीक है, यहाँ डिफ्लेक्शन हो रही है Δ1, यहाँ डिफ्लेक्शन Δ2, जो कि है बराबर। थर्ड केस ये था कंपोजिट का। चौथा केस कैसा हो सकता है? सपोज़ ये देखिए, अगर मैंने ये ऐसा बना दिया, ये क्या ये कंपोजिट है? ये बता दीजिए आप। नहीं, ये कंपोजिट नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, सपोज हमने लोड लगा दिया P, ये स्टील है और ये क्या है? कॉपर, तो ये कंपोजिट नहीं होंगे। फर्स्ट मटेरियल सेकंड मटेरियल नॉट कंपोजिट, कंपोजिट नहीं है क्योंकि एक दूसरे से अटैच नहीं है। ठीक है ना, एक दूसरे अटैच होते तो एक ही जितनी डिफ्लेक्शन होती है दोनों में, अभी डिफ्लेक्शन अलग अलग होगी। तो डिफ्लेक्शन 1 Δl1 इज़ नॉट इक्वल टू Δl2। ओके, नॉट इक्वल, ये नहीं होगा। और लोड तो वही रहेगा, P = P1 ऊपर की डायरेक्शन में, P2 ऊपर की डायरेक्शन में, P1 + P2। ठीक है, बस इसमें कंपोजिट नहीं है तो Δl1 और Δl2 अलग अलग होंगे। मतलब कि ये कैसे हो जाएगा? अभी ऐसे है, आगे कैसे हो जाएगा? ये कोई जैसे स्टील का सपोज ES और ये है कास्ट आयरन सपोज। ठीक है, तो ES किसका? ES का ज़्यादा होता है कास्ट आयरन से, माइल्ड स्टील मान लीजिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो ES इसका ज़्यादा, मैंने बताया था जिसकी ज़्यादा वो होगा कम डिफ्लेक्ट, मतलब कि कास्ट आयरन होगा ज़्यादा डिफ्लेक्ट। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इनिशियल ऐसा था इस लोड के कारण। ओके, तो ये कंडीशन होती हैं। आगे देखेंगे कैसे केस होते हैं इसमें भी अलग। अभी तो ये सेंटर में, मान लीजिए सेंटर में एक केस होगा कि ये थोड़ा सा किसी के एक के पास है, तब कैसे करेंगे? तब मोमेंट हम क्रिएट करते हैं और जीरो के इक्वल डालते हैं। ठीक है, तो 4 केस आपने देख लिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आगे हम देखेंगे, जो ये था हमारा लेक्चर 1.3। आगे हम चलेंगे 1.4, जिसमें करवाऊँगा मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, अगले लेक्चर में। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मल स्ट्रेस, जो सेकंड चैप्टर होगा हमारा थर्मल स्ट्रेस। ओके, और आप जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, 3 लिंक दे दी हैं मैंने, उसमें से आप स्ट्रेस ट्रेन के शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, बता दिया है मैंने। ठीक है, वहाँ 3 लिंक में से कोई से भी डाउनलोड करिए, उसमें हो सकता है आपको ऐड आए
पाँच 4-5 ऐड आते रहें, उसको हटाते रहिएगा और डाउनलोड हो जाएंगी और लिंक आ जाएगी गूगल ड्राइव की। ठीक है, तो होप यू हैव लाइक माई वीडियोज़। आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।